बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू सेलेक्ट अ जर्नल की सीरीज़ में आज हम तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू रीड ऑथर्स गाइडलाइंस। अमूमी तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जी ठीक है, हमने जर्नल सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ठीक है उसका कुछ स्कोप पड़ा और बस पेपर लिखने में लगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमारे लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो ऑथर्स गाइडलाइंस ही होती हैं, जिनको फॉलो करते हुए हमने अपने पेपर को स्ट्रक्चर करना होता है। एल्सेवियर की हद तक अब उन्होंने कुछ ऐसी चेंजेस की हैं कि अगर आप किसी भी फॉर्मेट में पहला ड्राफ्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका पेपर रिवीजन में जाएगा तो तब आपको उन्हीं का फॉर्मेट, जो जर्नल का फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अब उन्होंने आपको दे दी है। लेकिन इवन देन पेपर राइटिंग से पहले आपको अपने जो जिस जर्नल में आप पेपर सबमिट करना चाहते हैं, आपको उसकी ऑथर्स गाइडलाइंस को क्रिटिकली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर हम उसे वायलेट करेंगे तो समटाइम्स रिजेक्शन तक मामला जो है वो चला जाता है। इस मामले में मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे कोलीग थे, तो उन्होंने अपना एक पेपर एक जर्नल में सबमिट किया, तो जर्नल ने 2 रिव्यूअर्स को वो पेपर भेजा, लेकिन 2 रिव्यूअर्स में टाई आ गए कि एक रिव्यूअर ने पेपर को एक्सेप्ट कर लिया, एक रिव्यूअर ने पेपर को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक तीसरे रिव्यूअर को वो पेपर भेजा कि एक फाइनल कमेंट लेने के लिए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उस रिव्यूअर ने उस पेपर को रिजेक्ट कर दिया, और जब वो कमेंट्स हमने पढ़े तो दे वर एक्चुअली शॉकिंग। उस रिव्यूअर ने ये लिखा, उसने कुछ रेफरेंसेस जो थे पेपर के उनको हाईलाइट किया और कहा कि इन ऑथर्स ने ये जो रेफरेंसेस लिखे हैं दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स गाइडलाइंस। तो जब इन ऑथर्स ने जर्नल की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया, तो मैं इनकी रिसर्च को कैसे ट्रस्ट करूं कि इन्होंने जो एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं ऑफ रिसर्च एथिक्स, ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स, तो उनको फॉलो किया होगा, और उन्होंने उस पेपर को रिजेक्ट कर दिया। उस थर्ड रिव्यू के कमेंट्स के ऊपर जर्नल ने भी वो पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक काफ़ी अहम इशू है, जिसको अमूमी तौर पर फ्रेश रिसर्चर्स जो हैं वो बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको भी अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए ताकि हम अपनी सक्सेस रेट को बढ़ा सकें। इस केस में ऑथर्स गाइडलाइन, हाउ टू रीड ऑथर्स गाइडलाइन में मैंने जो एग्जांपल दी है वो बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जर्नल की ली है। इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो अराउंड 7 है, और ये पब्लिकेशन के हवाले से एक अच्छा जर्नल माना जाता है। तो जब भी आप किसी जर्नल की ऑथर्स गाइडलाइन को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो ये हैं कि आप उसके एम्स को पढ़ें, उसके स्कोप को पढ़ें, टाइमलाइन को पढ़ें, और हॉट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। टाइमलाइन और हॉट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने इससे पहले वीडियो में दे दी थी कि जर्नल सेलेक्ट कैसे करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको जर्नल की सर्च में जाके बताया था कि पेपर आप देखें कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स वो पब्लिश कर रहा है जर्नल, और किन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पेपर्स आ रहे हैं, और इसी तरह से टाइमलाइन के पेपर सबमिट कब हुआ, रिवीजन कब आई, एक्सेप्ट कब हुआ और पब्लिश कब हुआ, तो वो टाइमलाइन मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एम्स और स्कोप्स और फिर ऑथर्स गाइडलाइन की फर्दर डिटेल के ऊपर जो है वो बात करेंगे। इसमें एम्स में बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जर्नल की अगर आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ ऑथर्स गाइडलाइंस को क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपना जो एम शो किया हुआ है वो है कि इन द एरियाज ऑफ बायोमास, बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो एनर्जी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बायो रिसोर्सेज सिस्टम एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजीज। तो नाम को जब आप देखते हैं बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, तो आपके जहन में जो पहला आइडिया आता है वो ये है कि जितने भी बायो रिसोर्सेज हैं उनके इर्द गिर्द जो भी टेक्नोलॉजी है दैट कुड बी पार्ट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, ये हमारी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जर्नल जो हैं, जर्नल्स अपने एरियाज को कन्फाइन करते हैं, क्योंकि अदरवाइज दे कैन नॉट हैंडल ऑल द टॉपिक्स, ऑल द पेपर्स कमिंग इन दैट फील्ड। इसमें भी जब आप एम्स एंड स्कोप्स में एम एंड स्कोप में जाते हैं, तो वहां पे जर्नल आपको ये भी बताता है कि हम किन एरियाज में पेपर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी वो उनके प्रेफर्ड एरियाज होते हैं। एट द सेम टाइम
जर्नल्स आपको ये भी बताते हैं कि किन एरियाज के पेपर वो नहीं लेते, वो नहीं एक्सेप्ट करते। उसकी एग्जांपल ये है कि जब मैंने इसको स्कैन किया बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऑथर गाइडलाइंस को, तो उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि द जर्नल डज नॉट कंसिडर आर्टिकल्स डीलिंग विद क्रॉप कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड एग्रोनॉमी, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स एंड एंजाइम्स, कंपोजिट्स, marine organisms except microorganisms and algae, soil, sediment and air pollution, and performance of fuel combustion in engines. अब आप गौर से अगर इसको देखें तो बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी से जो पहली चीज हमारे जहन में आई थी कि तमाम बायो रिसोर्सेज, चाहे वो प्लांट बेस्ड हों, चाहे वो एनिमल बेस्ड हों, चाहे वो ह्यूमन बेस्ड हों, तो उन सबको वो कवर करेगा और साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कवर करेगा। लेकिन जर्नल ने जो कैटेगराइज किया है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको जर्नल बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा। सॉइल, सेडिमेंट, इसी के साथ जो एयर पोल्यूशन है, जो इस किस्म की चीजें, पोल्यूशन की चीजें हैं, उनको भी नहीं करेगा। परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल कंबशन इन इंजन्स, तो जो बायोफ्यूल्स बनते हैं, बायो अल्कोहल्स बनती हैं, तो उनको भी उनकी कुछ लोग जो हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो उसकी इंजन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, तो वो भी बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर उसको वो कैटर नहीं करेंगे। तो जब भी आपने एम्स एंड स्कोप को पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन एरियाज को जर्नल फोकस कर रहा है और किन एरियाज को कैटेगोरिकली वो कैटर नहीं करेंगे। इसमें एक और चीज भी है जिसको मैं हॉट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि पिछली वीडियो में भी इस पे बात हो चुकी है। इसमें एक चीज याद रखें कि जैसे मैंने अर्ज किया था कि बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी 2010 तक गालबन बायोफ्यूल्स के पेपर बहुत कम लेता था, बिल्कुल भी नहीं लेता था। लेकिन 2010 में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की और गालबन 2018 तक बहुत ज्यादा पेपर जो है वो बायोफ्यूल्स, माइक्रो एल्जी, लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास के ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत पेपर पब्लिश किए हैं। अब ये ट्रेंड फिर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अब हॉट टॉपिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इवन दो कि उन्होंने मेन एम्स में अभी भी लिखा हुआ है और जहां उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है कि हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के पेपर को नहीं लेंगे, वहां पे उन्होंने माइक्रो एल्जी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अभी भी अकोमोडेट किया है, लेकिन माइनर कॉन्सेप्ट या विद लिटिल इनोवेशन जो है वो आप शायद अभी भी इस जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश नहीं कर सकेंगे। अब इन दो बेसिस पे जो गलती अमूमी तौर पे ऑथर से हो जाती है, और फ्रेश ऑथर्स या जैसे पीएचडी के हैं, एमएस के हैं या फ्रेश फैकल्टी मेंबर्स हैं, अर्ली कैरियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो ये गलती कर जाते हैं कि जिन एरियाज को जर्नल कंसिडर नहीं करता उनमें भी पेपर सबमिट कर देते हैं। अभी मैं समझता हूं कि बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की एक अच्छी बात यह है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर एडिटोरियल अगर डेस्क रिजेक्शन करनी है तो कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो आपको टाइमली बता देते हैं कि जी हम आपके पेपर को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जर्नल्स इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा एक पेपर एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट में सबमिट किया। आप यकीन करें कि 3 महीने बाद उन्होंने उसे डेस्क रिजेक्शन दी कि जी ये पेपर जो है वो आपका इज़ नॉट फॉलोइंग विद इन आवर स्कोप, तो आप इसको किसी और जर्नल में सबमिट करें। अब अगेन आप पीएचडी ग्रेजुएट करने वाले हैं, आपको एक पेपर चाहिए तो आप 3 महीने ज़ाया नहीं कर सकते जस्ट फॉर डेस्क रिजेक्शन। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बुनियादी तौर पे आपकी डेस्क रिजेक्शन की वजह बनती हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को इसीलिए आपके सामने इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इन जो पिटफॉल्स हैं, ये ट्रैप्स हैं, उनसे बच जाएं और आप सक्सेसफुल पब्लिकेशन की तरफ जाएं। उसके बाद ऑथर्स का एम्स एंड स्कोप के बाद जो चीज एक रिसर्चर को पता होनी चाहिए ऑथर्स गाइडलाइन के अंदर, वो है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो वो भी आपको ऑथर्स गाइडलाइन के अंदर मिलेगी कि ये जर्नल जो है वो किस किस्म के आर्टिकल्स को पब्लिश करता है। इसमें ओरिजिनल आर्टिकल्स वो पब्लिश करते हैं जिन्हें हम अमूमी तौर पे रिसर्च पेपर्स कहते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, केस स्टडीज को भी पब्लिश करते हैं और उसके साथ शॉर्ट कम्युनिकेशन को पब्लिश करते हैं। तो इस केस में जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो जो आपका ओरिजिनल आर्टिकल है उसके साथ मैंने पेज नंबर्स भी लगा दिए हैं, क्योंकि अब जितने अच्छे जर्नल हैं उन्होंने पेज लिमिट लगा दी हुई है। आपका जो रिसर्च पेपर है दैट शुड नॉट बी मोर देन 35 पेजेस, और इसके अंदर आपकी जो स्पेसिंग उन्होंने कही है वो शामिल है, जो लाइन नंबर्स कहे हैं वो भी शामिल हैं,
फिगर्स, टेबल्स सब शामिल हैं, तब वो 35 पेजेस का इंक्लूडिंग रेफरेंस होगा, उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अब एक बात और समझ लें कि जर्नल्स के ऊपर जितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है फॉर पब्लिकेशन, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, थर्ड वर्ल्ड में साइंस की, साइंटिफिक रिसर्च की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो बहुत ज्यादा पेपर्स जो हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, 40% पॉपुलेशन है दुनिया की, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन जो है वो अब जर्नल्स में सबमिट हो रही हैं। अवेयरनेस है, फैकल्टी को प्रमोशन चाहिए, पीएचडीज ने पीएचडी कंप्लीट करनी है, तो लेकिन जर्नल्स हर चीज़ को अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो चाहते हैं कि क्वालिटी साइंस हो विद इन द पेज लिमिट, तो इसीलिए उन्होंने पेज लिमिट्स लगा दिया। और इसको याद रखें, अगर ये एक्सीड करेगी तो मैनेजर से ही आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो पेपर सबमिट किया है इज नॉट कंप्लाइंग विद द गाइडलाइंस, तो आप उसको रिव्यू करें। और साथ में अमूमी तौर पे वो बता देते हैं कि आपकी वायलेशंस ये हैं, इनको ठीक करें, अदरवाइज आपको खुद ही पता होना चाहिए। अगेन वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, आपने पेपर सबमिट किया, 2 दिन उनके पास पड़ा रहा, दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने देखा, उन्होंने ये चीज़ शॉर्टफॉल देखा, आपको ईमेल की, अब आप फिर अपने पेपर के ऊपर काम करें, तो टू एंड फ्रो में आप बुनियादी तौर पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है। ओरिजिनल आर्टिकल रिसर्च पेपर है, रिव्यू आर्टिकल का आपको अंदाजा है, केस स्टडीज बहुत सेल्डम हम लोग करते हैं, और फाइनल है शॉर्ट कम्युनिकेशन। शॉर्ट कम्युनिकेशन को ऐसे समझिए कि आपके पास एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आइडिया है, आप समझते हैं कि उसकी इनोवेशन बहुत अच्छी है, आपने प्रिलिमिनरी रिसर्च की है, लेकिन आप ये समझते हैं कि दैट कुड बी अ गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल जितना कंपटीशन चल रहा है, कोई और आइडिया जो है वो मीनवाइल फ्लोट ना कर दे, तो ऐसे क्विक अच्छे आइडियाज को पब्लिश करने के लिए हम शॉर्ट कम्युनिकेशन में जाते हैं। इज वेरी शॉर्ट, 15 पेजेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद आपने जो तीसरे नंबर पे जो चीज आपने आर्टिकल में समझनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल्स। हर जर्नल अपनी एक स्ट्रक्चर देता है। मैंने आपको बताया कि एल्सेवियर के जो जर्नल्स हैं, जैसे बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी भी है, अब वो एक उन्होंने जो इनिशियल सबमिशन है वो ओपन कर दी है, फ्लेक्सिबल है, ऑथर अपनी मर्जी से पेपर सबमिट कर दे, लेकिन रिवीजन में आपको फिर इन्हीं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप उसे पहले ही इंटैक्ट कर लें तो आप अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हैं। तो इस केस में उन्होंने जो स्ट्रक्चर दी है वो है कि आपके सबसे पहले टाइटल पेज होगा, जिसपे आप टाइटल लिखेंगे, अपने आर्टिकल का टाइटल, फिर आप ऑथर्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद आप उनकी एफिलिएशंस लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स देंगे। आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक विद इन 100 to 150 वर्ड्स होना चाहिए, और वो वर्ड काउंट करते हैं। जब आप ऑनलाइन सबमिशन में जाते हैं तो वहां पे ये चीजें काउंट होती हैं। अगर आप एक्सीड कर रहे होंगे तो सिस्टम प्रोसीड ही नहीं करता। कीवर्ड्स 5 तक मैक्सिमम होने चाहिए। देन कम्स इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, 100 वर्ड्स। बाउंड्री है, लिमिट लगा दिया उन्होंने, आप 100 वर्ड से ऊपर नहीं जा सकते, ऑनलाइन में भी नहीं जा पाएंगे। देन एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस, उसके बाद फिगर कैप्शंस आती हैं, फिगर कैप्शंस कह रहे हैं, फिर आप टेबल कैप्शंस भी कह सकते हैं। ये फिगर कैप्शंस और टेबल कैप्शंस एक सेपरेट पेज पे आएंगे, सेपरेट शीट पे आएंगे। फिर हर शीट के ऊपर एक फिगर होगी और एक टेबल होगा, और मैक्सिमम आगे चल के मैं बताऊंगा कि उन्होंने एक नंबर भी फिक्स किया हुआ है। तो ये चीजें आपने अपने ऑथर्स गाइडलाइन में पढ़नी है कि जी उनका स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल कैसा है, कहीं उन्होंने वर्ड लिमिट तो नहीं लगाई हुई, और स्पेशली वर्ड लिमिट जो है वो टाइटल में भी लगी होती है। अमूमी तौर पे जर्नल्स कहते हैं कि अराउंड 15 वर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट पे लगी होती है, कीवर्ड्स पे होती है, और कंक्लूजन पे होती है। लेकिन कुछ जर्नल्स जो हैं वो ओवरऑल वर्ड काउंट लिमिट भी दे देते हैं कि जी टोटल आप इतने वर्ड्स का आपका फ्ला आर्टिकल जो है वो होना चाहिए। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जब आप अपना पेपर सबमिट करवाने वाले हो, आप इन सारी चीजों को इंश्योर करें, चेकलिस्ट में टिक करें। देन कम्स के फिगर्स एंड टेबल। बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक आप मैक्सिमम 6 फिगर्स एंड टेबल्स, अलग अलग नहीं है, फिगर्स एंड टेबल आप जो है वो उसके अंदर 6 जो है वो आप उन्हें सबमिट कर सकेंगे। इसमें अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि वो कहते हैं कि जो एक किस्म की नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप पूल कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एब्जॉर्बेंट बनाया है, आप उसका सेम इमेज से, टेम इमेज से, EXP या जो भी XPS जो होता है वो, आप उसका FTIR, आप उसका सरफेस एरिया, इनको आप ABC कर सकते हैं, फिगर 1 ABC, क्योंकि बेसिकली आप एक ही चीज के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप उसको ABC करके उन इमेजेस को लेके आ सकते हैं।
इसी तरह से जहां आप कंपैरिजन कर रहे हो से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डाई रिमूवल के ऊपर, तो से ग्राफ ए जो है वो बैक्टीरिया ए को देख रहा है, ग्राफ बी जो है वो बैक्टीरिया बी का है, ग्राफ सी, इनको भी आप इस तरह से पूल कर सकते हैं। तो पूलिंग कर सकते हैं, वो अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स है दैट शुड नॉट एक्सीड 6। इसके अंदर आपने अपने आप को फिक्स करना है। और फिर हर फिगर और हर टेबल जो है दैट शुड बी ऑन अ सेपरेट शीट। रेफरेंसेस के मामले में अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उन्होंने आपको लिमिट किया कि 50 से ज्यादा रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। आई वुड गो कि आपके इससे भी कम होने चाहिए और लेटेस्ट रेफरेंसेस के ऊपर जाएं। अमूमी तौर पे हम ये गलती करते हैं कि जी हमारी रेफरेंस लिस्ट इतनी लंबी है तो इसका मतलब है कि हमने बहुत पढ़ा है और बहुत हमारा काम सपोर्टेड है। मैं कहूँगा कि जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको निकाल दें, सिर्फ वैल्यूएबल जो रेफरेंसेस हैं उन्हीं को साथ लेके चलें और वो जितने अच्छे जर्नल्स से हों उनको साथ लेके चलें। एक और चीज़ हमेशा याद रखें रेफरेंसेस के केस में कि आप जिस जर्नल में पेपर सबमिट कर रहे हैं तो उसके भी कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो आप उनको साइट करें, क्योंकि अमूमी तौर पे एडिटर्स जो हैं वो आपकी रेफरेंस लिस्ट को भी देख रहे होते हैं और उससे वो ये कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या आपने उस जर्नल के भी कुछ पेपर पढ़े हैं इस काम को एग्जीक्यूट करने में। तो ये एक टाइप का लिटमस टेस्ट होता है, तो वो भी आपको पास करना जरूरी है। रिव्यू आर्टिकल के केस में 150 रेफरेंसेस होंगे और अगर आप केस स्टडीज की बात करें तो भी आपके 150 रेफरेंसेस जो हैं वो होंगे। उसके बाद शॉर्ट कम्युनिकेशन में 25 रेफरेंसेस हैं। तो ये भी चीजें आपको मेंटेन करनी है व्हेन यू आर राइटिंग डाउन योर रिसर्च पेपर एंड यू आर सबमिटिंग योर रिसर्च पेपर फॉर लाइक फाइनल थिंग। 10 कम्स के जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ये तो हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। हमने एम्स एंड स्कोप्स की बात की कि क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की बात की कि किस किस्म के आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश होते हैं। कुछ जर्नल जो होते हैं वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि हम रिव्यू आर्टिकल्स नहीं पब्लिश करेंगे। इसी तरह जो रिव्यू जर्नल्स होते हैं वो रिसर्च पेपर्स को पब्लिश नहीं करते, तो उनकी कैटेगरी बहुत वेल डिफाइंड होती है। देन कम्स के स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल क्या होगा। उसके बाद है कि आपके पास फिगर्स कितनी आपको अलाउड हैं, कैसे आप उन्हें प्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम नंबर क्या है, रेफरेंसेस का मैक्सिमम नंबर क्या है, वर्ड काउंट फॉर टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स और कंक्लूजन क्या है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपने इनको नोट डाउन करना है। उसके बाद आती है जनरल रिक्वायरमेंट्स। ये जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये अमूमी तौर पे आप जब पेपर सबमिट करने जा रहे होते हैं तो तब आपको इनको कंप्लाई करना पड़ता है। उसमें पहली चीज जो है वो है कि आप कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर लिखना एक अलग आर्ट है, इस पे मैं कभी फिर बात करूंगा, लेकिन ये लाजमी है बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के लिए कि आप एक एडिटर के नाम कवर लेटर लिखेंगे। ब्रीफली कि आप उसमें अपने मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल लिखेंगे, आप उसमें ये इंश्योर करेंगे कि ये पेपर जो है वो किसी और जर्नल के सबमिट नहीं किया गया, ना कहीं अंडर रिव्यू है। उसके बाद आप ये इंश्योर करेंगे कि सारे ऑथर्स ने इस पेपर को पढ़ा है एंड दे ओन इट। और फाइनली आप ये कमिटमेंट करेंगे कि आपने जो जर्नल की ऑथर्स गाइडलाइंस हैं यू ट्राई टू कंप्लाई विद देम। तो ये कवर लेटर के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। कुछ जर्नल्स, बल्कि आई वुड आल्सो सपोर्ट दिस आइडिया कि यू आल्सो हैव योर ओन लाइक ब्रीफ अबाउट इनोवेशन कि व्हाई योर वर्क इज नॉवल। तो नॉवेलिटी स्टेटमेंट आप उसे कह लें, आप वो भी लिखें कि आपका पेपर क्यों नॉवल है, इसके अंदर जो रिसर्च है और क्यों वो उसे कंसीडर किया जाना चाहिए। देन कम्स ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। ये भी लाजमी है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि जितना अच्छा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपका बना होगा तो उसी को देखने से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हाउ यू सॉल्व इट एंड व्हाट आर द आउटकम्स एंड इम्प्लीकेशंस। तो एक ब्रीफ से एक वन पिक्चर में आप उन्हें सारा ब्रीफ आइडिया दे देते हैं कि व्हाट यू आर सपोज्ड टू टेल देम। उसके बाद हाईलाइट्स हैं, 3 से 5 हाईलाइट्स बुलेट पॉइंट्स होते हैं। एल्सेवियर का पेपर देखिए, बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी का पेपर देखिए, उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं और हर हाईलाइट के अंदर मैक्सिमम 85 कैरेक्टर्स होने चाहिए विद स्पेसिंग। उसका हल यह है कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और गालबन उसको राइट क्लिक करेंगे तो उसके वो कैरेक्टर्स तक आपको बता देता है कि कैरेक्टर्स विद स्पेसिंग कितने हैं। तो वो भी आपने कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि एंड पे वो ये सारी चीजें जो हैं वो जर्नल जो है वो देख रहा होता है कि इसके अंदर क्या ये हमारी कंडीशंस या गाइडलाइन से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगेन जैसे उसने रिव्यूअर ने सिर्फ इस बेस पे पेपर रिजेक्ट कर दिया कि जी ये 3 रेफरेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑथर्स गाइडलाइन, तो आई वुड नॉट ट्रस्ट देयर साइंस।
तो ऐसे हो सकता है, दिस इज एन एक्सट्रीम केस बट इट इज पॉसिबल। उसके बाद आपने 5 रिव्यूअर्स सजेस्ट करने होते हैं। रिव्यूअर्स कैसे सजेस्ट करते हैं ये इस पे अलग से बात होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर सपोज टू डू दैट। और फाइनली जो है वो आप अगर जो उन्होंने कंडीशन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने लगाई है कि अगर आपका पेपर प्रीवियसली इसी जर्नल से रिजेक्ट हो गया है तो दैट वुड नॉट बी रिकंसिडर्ड। तो इस केस में आई वुड सजेस्ट के चूज अनदर जर्नल रादर देन सबमिटिंग योर द रिजेक्टेड पेपर, इवन though you have done some revision, but I would not suggest that idea because once it's rejected means it's rejected। तो आप उसको जो है वो किसी और सिमिलर जर्नल में सबमिट करवा दें, अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। इसके बाद फाइनली आई वुड सजेस्ट कि आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, उसमें कि स्कोप आपको पता हो कि वेदर योर टॉपिक इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। उसके बाद टाइप्स ऑफ सबमिशन आपको पता होने चाहिए और आप किस टाइप में फॉल करते हैं आप उसको भी चूज कर लें। आपको जर्नल का जो आर्टिकल स्ट्रक्चर है उसको नोट डाउन कर लें, वर्ड काउंट टाइटल का, एब्स्ट्रैक्ट का, कीवर्ड्स का, कंक्लूजन का, और इन जर्नल अगर पेपर का है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी फिगर्स एंड टेबल्स आर अलाउड वो भी आपको पता होना चाहिए। और फाइनली व्हाट इज द रेफरेंस स्टाइल एंड नंबर, लाइक जैसे हमने कहा कि रिसर्च पेपर के अंदर आपको 50 तक रेफरेंसेस अलाउड हैं, तो ये 50 इज अ काउंट और उसका स्टाइल क्या है बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी का आपको वो भी पता होना चाहिए। और फाइनली व्हाट आर द सबमिशन रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने आपके साथ बात की थी कि कवर लेटर चाहिए, हाइलाइट्स कितनी हैं, आपका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, रिव्यूअर्स आपने कितने सजेस्ट करने हैं, करने भी हैं या नहीं करने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए सबमिशन रिक्वायरमेंट के अंदर। तो ये आज की समरी जो है वो यही है कि हम अमूमी तौर पे ये समझते हैं कि ऑथर्स गाइडलाइंस इज एन इजी टास्क और इसकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और अमूमी तौर पे मैं खुद भी ये गलती करता रहा हूँ शुरू में कि बस जर्नल सेलेक्ट कर लिया, आप जल्दी जल्दी से पेपर लिख लो। अच्छा, जब पेपर लिख लिया फिर 2-4 गाइडलाइंस मीट कर ली, उसके बाद फिर छोड़ दी। अब सबमिशन पे साथ साथ सबमिशन चल रही है और साथ साथ में वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ओहो एब्स्ट्रैक्ट के तो वर्ड्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, इनको दोबारा लिखना पड़ेगा। अब जब आप इस हैसल में काम करते हैं तो यूजुअली रिड्यूस एनी बिग मिस्टेक, जिसकी वजह से पेपर जो है वो डेस्क रिजेक्शन में ही जा सकता है। यानी आपका बहुत अच्छा पेपर है लेकिन आप चूंकि कंप्लाई नहीं करे विद द कंडीशंस, तो आपका पेपर जो है वो एडिटर ही वापस कर देता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके केयरलेस एटीट्यूड को अकोमोडेट करूं। तो मेरी सजेशन ये है कि ऑथर्स गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़िए। ये एक स्किल है जो एक दफा आपने ले ली तो फिर देन इट विल बी विद यू, और एवरी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी सबमिटिंग योर रिसर्च पेपर तो यू हैव लाइक क्विक इंफॉर्मेशन कि आपके पास लाइक एक रेसिपी है कि आपने ये स्टेप्स करने हैं एंड देन यू आर डन विद दैट। तो मेरे ख्याल में इनको ड्यू एम्फेसिस आपको देना चाहिए। ये सीखने वाली चीज़ है, इसे सीखिए और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आप जो है वो अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस को बढ़ाएंगे। इसके बाद इसी के आखिरी जो सीरीज का जो टॉपिक है वो है प्रीडेटरी जर्नल्स के बारे में, कि जो जर्नल्स पैसे दे के या फेक जर्नल्स विद फेक इम्पैक्ट फैक्टर लाइक थिंग्स वो जो हमारे मार्केट में चल रहे हैं, तो हाउ दे आर इफेक्टिंग आवर क्वालिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैव ऑन आवर कैरियर एज वेल। तो उस पर इंशाल्लाह हम जो है वो फॉलोइंग वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस सीरीज़ को इम्प्रूव कर सकें। बेसिकली ये रिसर्च पेपर राइटिंग सीरीज चल रही है जिसके अंदर अब सब सीरीज में अब हम तीसरा जो हमने कवर किया है वो हाउ टू चूज अ जर्नल के बारे में बात किया। थैंक यू वेरी मच।